देखिए, एक तो आप लोगों के पास अब टाइम कम बचा। टाइम टाइम को अगर हम टोटल देखें तो 2.5 महीने मान लो कि आपके पास टोटल 2.5 महीने हैं। यानी कुल मिलाकर के 75 दिन का टारगेट लेकर के चलो कि आपके पास 75 डेज, और आपको जो भी करना है वो 75 दिन यानी 75 डेज में करना है। ठीक है। सबसे पहली चीज कि आप अपना एक मैनेजमेंट तैयार करो कि भाई मेरे को तैयारी करनी है। देखो, मैंने अभी कल ही पेपर दे के आया हूँ। मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि 3 घंटे में जो आपके दिमाग में है ना, उसके अलावा एक चीज भी नहीं आएगी। अगर आप ये सोचो कि भाई मैं एग्जाम में जाकर के तैयार कर लूंगा, तो एग्जाम में जाकर के तैयार कर लूंगा, ये पॉसिबल ही। और दूसरी चीज, मेरा पर्सनल अनुभव ये रहा कि एग्जाम से कम 10 दिन पहले आप रिलैक्स पोजीशन में आ जाओ। अगर एग्जाम के लास्ट तक आप पढ़ रहे हो ना, तो जो आप लास्ट में पढ़ रहे हो वो तो रह जाता है प्रॉपर वे में, और जो पहले का पढ़ा होता है वो हो जाता है धुंधला। तो उसके प्रॉपरली वर्ड आपको क्या नहीं होते हैं, पकड़ में नहीं आते। इसलिए 10 दिन पहले आपको रिलैक्स होना है, और 45 दिन में आपको अपना टारगेट पूरा करना है। अब इस 45 दिन में आपको क्या करना है? देखो, 3 तो मेजर एक्ट, भाई 3 तो आपके मेजर एक्ट, 3 मेजर एक्टों को आपको तैयार करना। उसके अलावा करीब 8 माइनर एक्ट हैं। माइनर एक्टों को आपको क्या करना है? तैयार करना। जो मेजर एक्ट हैं और कुछ माइनर एक्ट हैं जो थोड़ा सा प्रैक्टिकली, जो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली पूछता है एग्जामिनर, भाई वो आपको क्या करता है, थोड़ा सा एग्जामिनर प्रैक्टिकली। और बाकी जो है वो आपका बेयर एक्ट के ऊपर आता है। उसके अलावा आपसे चार्ज फ्रेमिंग की बात कही गई है कि आपसे चार्ज फ्रेम करवाएगा एग्जामिनर। उसके अलावा आपको हिंदी और इंग्लिश भी तैयार करनी। तो कहने का मतलब एक बड़ा टारगेट है। तो पहली चीज तो ये कि आप अपना 1 मिनट भी खराब नहीं करोगे। ये 45 दिन, सॉरी 75 दिन जो आपके हैं, आप अपने आप को टारगेट करो। अपने अलावा किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज कि एनर्जी को अपनी सेविंग करोगे, एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे। क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की क्षमता है, अगर आप उसे जितना डिस्टर्ब करोगे उतने बाकी काम डिस्टर्ब होते। तो जो आपको करना है वो करना है। बोलना बालना कुछ नहीं। जितना शांत रहोगे, चुप रहोगे, दिमाग उतना ही आपका काम करेगा। जितना आप बोलोगे, एक्सप्लेस करोगे, उतनी ही दिक्कत है। क्योंकि एनर्जी एक ही डायरेक्शन में काम कर सकती है, हर डायरेक्ट, क्योंकि इंटरव्यू तो है नहीं जो आपको ज्यादा डिस्कशन करना है। अपनी एनर्जी को अपने ऊपर यूज करना। अगर मान लो आपको कहीं डाउट हो, आपने कुछ चीज तैयार की हो, वो कर ली हो, तो कहीं डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी ताजा ताजा सारा पढ़ लिया। आप मेरे से आराम से डिस्कस कर सकते हो, और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। कई बार आपको लगता है कि भाई मैं प्रॉपर वे में कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, तो इसलिए ये है कि आपको कहीं पर भी और डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं। अपने आप को पूरा तैयार करना। अब मेंस का पेपर है तो देखो, दो चीजें, एक चीज ध्यान रखना, एक तो आपकी राइटिंग स्पीड को बढ़ाना। ठीक है। आप अपने टाइम का जो मैनेजमेंट करोगे वो इस प्रकार से करोगे कि आपकी राइटिंग का पीरियड, आई मेरी बात समझ में, कम से कम डेली का 1 घंटा लिखोगे। उस लिखने में आप अपना दो चीज का प्रशिक्षण करोगे।
पहली चीज तो कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूं उसको एक्सप्रेस कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा। देखो, पढ़ना और नॉलेज होना अलग बात है, और उस बात को आप अपनी कॉपी में उतार पा रहे हो ये अलग बात है। अगर उस बात को आप अपनी कॉपी में नहीं उतार पा रहे हो तो नॉलेज कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपने पास जो मेन टाइम है वो यही है कि हम जितना कर सकते हैं उतना बेस्ट करें। अब देखो, हमारी क्लास का जो शेड्यूल है वो कल से 7 बजे से होगा। कल मॉर्निंग से हम 7 बजे से क्लास लेंगे। उसका रीजन ये है कि भाई मैं क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। आगे बात समझ में कि भाई मैं आपको जल्दी जल्दी कोर्स पूरा करा दूं, मैं टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर रहा हूं कि मैं टाइम पीरियड बढ़ा रहा हूं कि कम से कम मैं आपका कोर्स भी कराऊं, क्वेश्चन आंसर भी लिखाऊं और आपको रिवीजन भी कराऊं, कि भाई कम से कम आपको रिवीजन भी करो। तो हम मॉर्निंग में कल से 7 बजे पढ़ेंगे और 7 बजे में हम 2 घंटे, भाई 2 घंटे हम मेजर एक्ट पढ़ेंगे और 1 घंटे हम माइनर एक्ट पढ़ेंगे, जिससे हमारा टारगेट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, आराम से हमारा कोर्स भी पूरा हो जाएगा, हम सारी चीज़ें सीख भी लेंगे, हम सारी बातें लिख भी लेंगे, हम सारी बातें सीख भी लेंगे और हम सारी बातें लिख भी लेंगे। रही बात प्रैक्टिकल पोर्शन की, तो प्रैक्टिकल पोर्शन में इवनिंग के अंतर्गत अभी ले लेता हूँ, होली के बाद, 2 दिन बाद में होली है, होली के बाद में हम इवनिंग में प्रैक्टिकल पोर्शन को भी तैयार कर लेते हैं। भाई हम इवनिंग के अंतर्गत शाम को 6 बजे क्लास लेंगे, जिसमें हम इस प्रैक्टिकल पोर्शन को भी क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। जो चार्ज फ्रेमिंग और एक आदि जो एप्लीकेशन है उनका परफॉर्मा आपको मैं बता दूंगा। जैसे मान लो कई बार आपसे ये कह दे कि बेल एप्लीकेशन लिखिए, आगे बात समझ, तो आप फिर बेल एप्लीकेशन कैसे करेंगे, आगे बात समझ। तो एक दो जो एप्लीकेशन, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि भाई मैंने आपको क्या कहा कि आप ये सोचो कि मैं एग्जाम में सोच के कुछ लिख दूंगा, नॉट पॉसिबल। कि भाई मैं ये सोच करके लिख दूंगा, ये नॉट पॉसिबल। कि भाई मैं इतना सोच करके लिख दूंगा, नॉट पॉसिबल। जो भी होगा आपके दिमाग में होगा वो ही लिख पाओगे, क्योंकि 3 घंटे का टाइम होता है। 3 घंटे ऐसे जाते हैं जैसे अभी तो बैठे ही थे, पैन ही चलाना शुरू किया था, 3 घंटे भी पूरे हो गए, लास्ट घंटे भी बच गए, और जो भी है आपके पास वो 3 घंटे। आपके रिजल्ट के लिए आप क्या कर रहे हो ये मायने नहीं रख रहा, मायने क्या रख रहा है कि उन 3 घंटे में आप क्या कर रहे हो। आपको बहुत बड़ा नॉलेज है, 3 घंटे में आप पेपर पूरा नहीं कर पाए तो नहीं। अब आपके पास नॉलेज था, सब कुछ था, लेकिन आप पेपर पूरा नहीं कर पाए। इसलिए एक चीज ध्यान रखना, दिमाग का और हाथ का जितना अच्छा संतुलन होता है उतना ही पेन चलता है। जैसे मान लो कि मैंने लिखना शुरू किया, मेरा दिमाग बोलता जा रहा है, मेरा हाथ चलता जा रहा है, ये परफेक्ट टाइमिंग होती है। लेकिन मैं रुक करके यूं देखने लग गया और मेरा हाथ रुक रहा है, उतना मेरे को नुकसान। तो जो भी करना है हमें, कब करना है, एग्जाम से पहले। आगे बात समझ में कि हमें जो भी करना है वो इस मेंस के एग्जाम को प्रॉपरली करने से पहले बढ़िया तैयारी करनी है, ढंग से कर, ठीक है। बाकी उसके अलावा हमने टेस्ट सीरीज प्लान कर रखी है, उस टेस्ट सीरीज को करते हैं। बस थोड़ा सा ही काम करना कि भाई हमारा कोर्स हो सकता है कि धीरे चले, और टेस्ट थोड़े से तो अपने स्तर पर एक बार पढ़ के देने की कोशिश जरूर करें।
आगे बात समझ। मैं कोशिश करूंगा कि कवर होने की, लेकिन फिर भी जो टेस्ट प्लानिंग है, क्योंकि पढ़ा हुआ तो है ही ना, एक बार आप उसको करके रिवीजन करके उल्टा पढ़ोगे और फिर मेरी क्लास के साथ में रिवीजन होगा तो आप लोगों की ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, कि ज़्यादा प्रॉपरली आपको फायदा होगा। इसलिए आप जो कर सकते हो वो अपना बेस्ट करो। दूसरी चीज, अपना दिमाग और एनर्जी को सेविंग करके डाइवर्ट मत करो, किसी की चिंता मत करो। पेपर तक अवल आप अपनी चिंता करो, क्योंकि जब दूसरों की चिंता करते हैं ना, वो भी हमारी क्या होता है, एनर्जी को नुकसान ही करता है। इसलिए जो भी है, क्योंकि 75 दिन बाद में पूरी दुनिया के बारे में सोच लेंगे जब हमारी नौकरी लग जाएगी। जब हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम सबके बारे में सोचेंगे, लेकिन पहले हमारे बारे में सोचेंगे। और हमारे पास में मौका है, अपॉर्चुनिटी है, और बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं। इसलिए हम, अब देखो हम कहाँ थे, हम देखो सीआरपीसी पढ़ रहे थे, और सीआरपीसी में हम जांच और विचारण के स्थान को देख रहे थे कि जांच और विचारण का स्थान क्या होगा। देखो हमने जब स्टार्टिंग की तब हमने ये देखा कि देखो सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, कि सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। वो क्या है, पेन का नहीं, उधर देखना, उधर तो नहीं। चलो कहाँ थे। अब देखो हम सबसे पहले ये देख रहे थे कि एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। एफआईआर कहाँ होती है, 154 सीआरपीसी में होती है। ठीक, 154 सीआरपीसी में एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद 156 में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है मजिस्ट्रेट के बिना परमिशन के क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। ठीक, अब 156 में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन करता है। 160 में नोटिस इशू करता है, किनको, जो भी विटनेस है उनको नोटिस इशू करता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो विटनेस कौन से, लेडीज है यानी महिला किसी भी आयु की, और अगर पुरुष है कितना, 15 से कम का है और 65 से ज्यादा का है, या कोई विकृचित व्यक्ति है, तो स्टेटमेंट वहां रिकॉर्ड करेगा, उसके निवास स्थान या उसकी पसंद के स्थान पर क्या करेगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। अक्यूज की जो एग्जामिनेशन होती है वो भी कहाँ होती है, अक्यूज या सस्पेक्टेड पर्सन को जो नोटिस जारी किया जाता है वो भी कहाँ किया जाता है, 160 में किया जाता है। और इनके जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं वो कहाँ होते हैं, 161 के अंतर्गत। जैसे जैसे वो बोलता है, पहले उनकी मौखिक परीक्षा करता है, और मौखिक परीक्षा करने में उसको चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, और जो भी व्यक्ति है वो सब कुछ सत्य बताने के लिए आबद्ध होगा, सिवाय जो बात उसे अपराध में फंसाती है उस बात को छोड़ करके बाकी सारी बातों को बताने के लिए क्या होगा, आबद्ध होगा। ये 161 में आपने पढ़ा। और थर्ड में ये कह रखा है कि उसको क्या कर लेगा, जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे उसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो 161 के रिक्वेस्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गए। 162 के अंतर्गत इन स्टेटमेंट की एविडेंशियल वैल्यू बताएगी, ये कि जो स्टेटमेंट है इन पर जो भी विटनेस है उनके साइन नहीं करवाए जाते, सिग्नेचर नहीं करवाई जाएंगी। और ये स्टेटमेंट के आज का यूज क्या होगा, कि जब ट्रायल के दौरान विटनेस गवाह आएगा तो इन स्टेटमेंट से 145
एविडेंस एक्ट में या तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्राडिक्शन कर सकते हैं, या 157 एविडेंस एक्ट में कोरोबोरेशन में हम यूज ले सकते हैं। ये वहां पे फिर 163 में ये कह रहा है कि जो भी आप दे रहे हो उसको क्या नहीं करोगे, क्या बेटा? नहीं बेटा, दोनों काम आते है ना, वहां नहीं दे रखा है लेकिन प्रैक्टिकली दोनों काम आते। जैसे मान लीजिए कि मैं एपीपी हूं, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास करीब 2000 फाइलें, अब 2000 फाइलों में कोई विटनेस मेरे पास बयान देने आता है, तो मेरे को क्या पता है कि वो क्या दिया था? मैं उसके 161 के स्टेटमेंट देखता हूँ, उससे पूछता हूँ कि यही बात हुई थी, वो कहता है हाँ जी यही बात हुई थी। फिर हम उसको विटनेस कोर्ट रूम में ले जाता हूँ, कोर्ट रूम में फिर मैं उन बयानों से उनकी बात को क्या करा रहा हूँ, कोरोबरेट करवा रहा हूँ कि भाई यही बयान पहले थे और यही बयान आज। अगर वो मान लो इसके अलावा, जैसे अब अक्यूज का वकील है, वो क्या करता है, वो देखता है कि भाई उसने स्टेटमेंट कोर्ट में अलग दिए हैं और 161 के स्टेटमेंट अलग है, तो फिर वो उसको ये बताएगा, देख भाई आपने पहले ये कहा था, देख ए से बी पार्ट पर ये कहा था विटनेस में कि भाई मैं दिनांक इतनी तारीख को चाय पीने गया था, और अब आप ये कह रहे हो कि मैं अपने ऑफिस के काम से गया था, तो ये बताओ कि वो बात सही है या ये बात सही है? ये कंट्राडिक्शन में यूज होता है। तो कहते हैं ना कि 145 में कि बिना पूछे कर दिखाए क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, लेकिन कंट्राडिक्शन करते हैं तब उसको दिखाते हैं। तो दिखाते कैसे हैं? समझ में है कि जैसे उसको ये दिखाते हैं, देख इसका ए से पी पार्ट में ये लिखा हुआ है कि उस दिन आप चाय पीने गए थे, और आज आप कोर्ट में ये कह रहे हो कि मैं उस दिन ऑफिशियल काम से गया था, तो कौन सी बात सही, चाय पीने गए थे या ऑफिशियल काम से? ये उसके बयान हो, क्योंकि प्रोसे उसका काम क्या होता है, डाउट क्लियर करना होता है ना, तो दोनों चीजों में यूज होता है। अब जैसे प्रोसिक्यूशन है वो यही करता है कि सर मैं ये भाई पहले बात भी इसने यही कही थी और आज भी ये बात कह रहा है, तो ये बयान आज इसके स्टेटमेंट्स को क्या कर रहा है, कोरोबरेशन कर रहा है ना, तो वो कोरोबरेशन में यूज। फिर 164 में दो स्टेटमेंट क्या हुआ सर? जैसे 164 का वो बयान देने आए, हाँ, उससे पहले 160 की उसको बता देंगे हम। किसको? जो वंस बोलेगा। देखो 164 के और 161 के दोनों स्टेटमेंट ही किसके होते हैं, विटनेस के होते हैं, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होते हैं। वो तो बेटे कोर्ट में जब ये चीफ कैसे है, करें? वो चीफ एग्जामिनेशन नहीं, उसको तो जैसे प्रोसिक्यूशन तो बता के ले जाता है ना भाई। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जैसे आज से 10 साल पुराने केस में अगर कोई विटनेस मेरे से पास आएगा, तो उसको क्या पता कि भाई मैं क्या बात हुई थी, फिर मैं उसको स्टेटमेंट दिखाता हूँ भाई आपने ये बात कही थी, वो कहता है हाँ भाई ये बात हुई थी, तो चलो ठीक है कोर्ट में ये बात बोल, आगे बात समझ। तो विटनेस को बयान तो दिखाए जाते हैं ना। हाँ फिर कहाँ थे हम, चले फिर उसके बाद में 164 में दो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं, पहला होता है कन्फेस और दूसरा होता है स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट किसके सामने होते हैं, मजिस्ट्रेट के पास में होते हैं। मजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कौन सा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, चाहे उसे जुडिक्शन हो या जुडिक्शन नहीं हो, वो 164 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। 164 फर्स्ट से लेकर के और 4 तक के अंतर्गत जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं वो किसके होते हैं, कन्फेस के होते हैं। और 164 के 5 में और 5A में जो होते हैं वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड, कन्फेस ऑन ऑथ रिकॉर्ड नहीं होती है, लेकिन स्टेटमेंट ऑन ऑथ रिकॉर्ड। अगर कन्फेस करके मुकर जाता है तो उसके खिलाफ कोई उपधारणा नहीं की जाएगी, लेकिन और न ही उसके खिलाफ झूठे बयान देने का कोई चार्ज लगेगा। लेकिन स्टेटमेंट करने के बाद में अगर झूठ बोलता है तो 193 आईपीसी के अंतर्गत उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, प्रोसीडिंग कर सकते हैं। ध्यान रखना, पुरानी सीआरपीसी आईपीसी से लास्ट वैकेंसी, आगे 2 पढ़नी पड़ेंगी।
अब एक नहीं पढ़नी पड़ेगी, दो पढ़नी पड़ेगी। तो इस दो से बचने के लिए जो कर सकते हो वो कर लो, पहले नौकरी लग लो भाई। इन दो को बचने के लिए पहले क्या करो, जो कर सकते हो वो कर। नहीं, कहां थे, है ना। फिर कहा गया ए से, हाँ, फिर 165 के अंतर्गत क्या दे रखा था, 165 के अंतर्गत दे रखा था कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी भी घर में घुस सकता है। मैंने कहा कि अगर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं है और फिर किसी के घर में सर्च करना है, जैसे एडीजी के पेपर में 94 में पूछा था, चुराई हुई या डाउटफुल कोई भी चीज है किसी के पास में, तो उसके लिए अरेस्ट वारंट लेना पड़ता है, कहाँ, 94 के अंतर्गत, है ना। और इसी प्रकार अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसको डाउट हो गया कि भाई इस घर में जो मेरे माँ किसमें इस मामले के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स है या कोई चीज है जिसका सीजर होना मैंडेटरी है, और वो लगता है कि अगर मैं वारंट लेने जाऊंगा तब तक तो ये डिस्पोज कर दी जाएगी, तो वो खुद बिना वारंट के अंदर घुस सकता है और सर्च कर सकता है। और सर्च की प्रोसीजर कहाँ दे रखी है, सेक्शन 100 के अंतर्गत दे रखी है। तो सर्च की प्रोसीजर कहाँ दे रखी है, सेक्शन 100 में दे रखी है कि सर्च के समय किसी घर में सर्च करेंगे तो क्या प्रोसेस फॉलो की जाएगी, सेक्शन 100 में दिया हुआ है। फिर 166 में क्या दिया हुआ है, बिल्कुल कि वन सबऑर्डिनेट से भी क्या करा सकता है। फिर 166 ए में प्रोविजन है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को, और आजकल इसको एक फ्लो में ले रखा है, तो इसको थोड़ा सा तैयार कर लेना कि ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भारत से बाहर कोई चीज मंगाना पड़ता है तो या तो न्यायालय को या फिर जो केंद्र सरकार का बताया हुआ प्राधिकारी है उसे लेटर जारी करेगा सरकार के बताए गए नियमों के अनुसार। कोर्ट भी मंगवाता है। आप ये देखो कि जो कोर्ट में सिविल क्रिमिनल रूल्स हैं उनमें ये प्रोविजन दे रखा है कि जैसे बाहर से कोई एविडेंस मंगवाई जा रही है उसमें अगली तारीख 7 महीने की दी जाएगी। तो 166A। फिर 167 में अरेस्ट पर्सन के बारे में प्रोविजन किया गया है कि अरेस्ट पर्सन के साथ क्या किया जाएगा। तो जनरल रूल क्या है कि 24 घंटे में आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे या 24 घंटे में आप इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट पेश करोगे। तो 24 घंटे में चार्जशीट पेश हो सकती है क्या, पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए कि भाई मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसकी कस्टडी लीजिए। कस्टडी कोई सी भी हो सकती है, पीसी भी हो सकती है और जेसी भी हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई अक्यूज को पुलिस ने अरेस्ट किया, ठीक, अब अरेस्ट करने के बाद में पुलिस को उससे कुछ रिकवरी करनी है। जैसे मान लो चोरी का मामला है, चोरी में उसको रिकवरी करनी है और वो कहता है कि साहब मैं तो नेपाल का था और अभी यहाँ से चोरी की मैंने। अभी जैसे कुछ दिन पहले घटना हुई है यहाँ की कि मैं तो नेपाल से हूँ और मैंने चोरी करके सारा सामान नेपाल में अपने घर पे दे दिया। अब नेपाल जाने के लिए भी टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए, वहां से रिकवरी करके लाएंगे, सारा काम होगा कि नहीं, वहां की भी विदेश से लेकर के आ रहे तो वहां की फॉर्मेलिटी भी पूरी होंगी कि नहीं होंगी। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लोगे, कोर्ट से पीसी लोगे। पीसी लेकर के आप उस कोर्ट से रिक्वेस्ट करोगे कि साहब मेरे को कम से कम 10 दिन का समय दिया जाए कि मैं वहां जा करके कहाँ नहीं। अब ये थोड़ी है कोर्ट को का कोई नहीं 24 घंटे में आप तो ले आओ, पॉसिबल है क्या। तो उस प्रकार का पीरियड, जैसे मान लो ये तो चलो नेपाल से है और कहीं से हो थोड़ा सा और आगे से हो, तो जैसे नाइजीरिया वालों को पकड़ रहे नहीं। अब नाइजीरिया मानो से मान लो ज्यादातर साइबर फ्रॉड कहां से शुरू हो रहा है, नहीं, या तो नाइजीरिया से या फिर मेवात से, नहीं नहीं, मेवात भी भारत का नहीं, राजस्थान का तो नाइजीरिया ही। तो अब
इस व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट या तो पीसी लेता है या फिर जेसी लेता है। देखो जो नई सीआरपीसी आई है ना, उस नई सीआरपी जो बीएनएसएस आई है उसके अंतर्गत तो ये प्रोविजन किया गया है, सीधा लिख दिया उन्होंने कि 10 वर्ष और उससे अधिक के जो भी अपराध हैं उनमें 90 दिन में चार्जशीट आएगी और बाकी के अंतर्गत 60 दिन में चार्जशीट आएगी। लेकिन जो पुरानी सीआरपीसी बनाई थी वो किसी कलाकार ने बनाई थी, उसने ये लिख दिया वर्ड नोट लेस देन 10 ईयर्स, कि नोट लेस देन 10 ईयर्स 10 वर्ष से अन्यून, 10 वर्ष से अन्यून वर्ड लिख दिया कि नोट लेस देन 10 ईयर्स। इट नोट लेस देन 10 ईयर्स का इंटरप्रिटेशन करवाना पड़ा। अब कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी जो सोचता है, राजीव नहीं, राकेश पाल का तो बाद में आया, पहले राजीव चौधरी का केस आया था जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, 2001 का है, उसमें उन्होंने ये कहा कि नोट लेस देन 10 ईयर्स मीन्स 10 ईयर्स एंड मोर, कि 10 साल वाले अपराध में भी चार्जशीट कितने दिन में आएगी, 90 दिन के अंतर्गत है। लेकिन 2017 में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर स्थिति की राकेश पाल सिंह के केस में वर्सेज स्टेट ऑफ आसाम, मैंने लिखवाया आपको, इसमें इन्होंने कहा कि भाई 10 साल, जहां 10 साल की सजा है, केवल 10 साल की सजा है, वहां तो 60 डेज, और जहां पर 10 ईयर्स के ऑप्शन में और सजाएं जैसे आजीवन कारावास है या मृत्युदंड है, वहां पर 90 डेज के अंतर्गत चार्जशीट पेश होगी, और इन्होंने इस स्थिति को क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो ये है कि पीसी कितनी होगी और जेसी कितनी होगी। पीसी के लिए इन्होंने ये कहा कि पीसी 15 दिन की होगी और वो भी शुरुआत के 15 दिन, और जेसी पीसी को इंक्लूड करते हुए जिस दिन पेश किया है उस दिन से 60 और 90 दिन तक की हो सकती है, पीसी को इंक्लूड। देखे, फिर मैंने आपको एक कहा था कि एक होता है ट्रांजिट वारंट और ट्रांजिट बेल, सॉरी ट्रांजिट रिमांड और ट्रांजिट बेल। ट्रांजिट रिमांड का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप नेपाल से ही पकड़ के ला रहे हैं या मान लो बिहार से किसी व्यक्ति को पकड़ के ला रहे हैं, तो 2-3 दिन का समय तो लग सकता है कि नहीं लग सकता। अब इस 2-3 दिन के समय के लिए 24 घंटे में पेश करने का रूल है, इसलिए सेक्शन 81 सीआरपीसी के अंतर्गत वहीं पेश कर दिया जाता है। कहाँ पे? सीजीएम को, जहां का अरेस्ट किया है वहां के सीजीएम को पेश कर देते हैं। अगर सीजीएम पुलिस को सौंप देता है कि ठीक है ले जाओ, तब तो क्या हो गया, ट्रांजिट वारंट हो गया। और वो ये कहता है कि नहीं 2 दिन बाद में खुद ही आ जाएगा, समझदार आदमी, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, आप जाओ, और उसकी बेल ले लेता है। वो परमानेंट बेल नहीं होती, ना रेगुलर बेल होती है, केवल ये है कि भाई ये अपने खुद के साधन से चला जाएगा। भाई केजरीवाल है नहीं कि पहले इसके पास में वैगनार थी, अब इसके बाद में ओडी है, अब ये ओडी से आएगा, आगे वैसा ना, तो दोनों पोजीशन है ना, तो ये खुद ही आ जाएगा। तो वो केवल उतने समय के लिए क्या की जाती है, बेल ली जाती है, उसको बोलते हैं ट्रांजिट बेल और उसको बोलते हैं ट्रांजिट रिमांड। दोनों चीजें क्लियर हैं, ट्रांजिट बेल और ट्रांजिट रिमांड। ध्यान रखना ये ट्रांजिट बेल और ट्रांजिट रिमांड इस 60 और 90 दिन में काउंट नहीं होता है। प्रैक्टिकली आपसे पूछ लेते हैं ये 60 और 90 दिन में ये काउंट नहीं होता है। क्लियर है? फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट था, हाँ, और अगर 60 और 90 दिन में चार्जशीट नहीं आती है तो अक्यूज का बेल का राइट हो जाता है। इसको बोलते हैं ट्रांजिट रिमांड या चूक जमानत, सॉरी डिफॉल्ट बेल या चूक जमानत इसको बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, चूक जमानत। फिर अब ये देखो, मैंने आपको कहा था कि चार्जशीट कौन पेश करता है,
एसएचओ पेश करता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई भी हो सकता है, एसआई भी हो सकता है, एएसआई भी हो सकता है, नहीं एसपी भी हो सकता है, लेकिन चार्जशीट एसएचओ पेश करता है। अब जो भी आदमी इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो नीचे का अधिकारी है, एसआई एएसआई, ये सब अपनी रिपोर्ट किसको पेश करते हैं? एसएचओ को पेश करता है। साहब हमने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया, ये फाइंडिंग की। फाइनल डिसीजन किसका होता है चार्जशीट के बारे में? एसएचओ का होता है। एसएचओ 169 में उसके मामले में जो पेश एविडेंस आई है उनको निरीक्षण किया और उसको लगता है मामला नहीं बनता, तो एसएचओ ये डिसीजन लेता है कि इस मामले में हम क्लोजर रिपोर्ट पेश करें। अब देखो, जब कोर्ट में हम क्लोजर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं तो विटनेस लिस्ट की जरूरत है क्या? किसी साक्षी को कोर्ट में बुलाने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में विटनेस से बॉन्ड नहीं भरवाया जाता। और अगर मान लो इस मामले में कोई अक्यूज जेल में है ना, तो ये हमने 169 का डिसीजन लिया है, तो हम एक एप्लीकेशन लगाता है पुलिस रिपोर्ट के साथ में 169 के डिसीजन की, कि सब जो आदमी कस्टडी में है उसने अपराध नहीं किया, इसलिए उसे क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए। इसको बोलते हैं सेक्शन 169 की रिहाई। आगे बात समझना। फिर उसके बाद में 170 में उसे लगता है कि मामला बनता है और इस मामले में चार्जशीट पेश की जानी चाहिए, तो वो क्या करेगा? जितने भी विटनेस हैं उनसे बॉन्ड भरवाएगा। कंप्लेनेंट और विटनेस से क्या करेगा? बॉन्ड भरवाएगा। तो विटनेस किस चीज का बॉन्ड भरवाएगा? कि भाई कोर्ट जब भी बुलाएगा, और अगर सीजेएम का है बॉन्ड, सीजीएम कोर्ट के लिए है, तो उसमें यह शर्त भी होगी कि जहां सीजीएम ट्रांसफर करेगा वहां के लिए वो बॉन्ड। तो आपने बॉन्ड भर दिया, उसके बाद में आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। पुलिस अधिकारी आपको साथ कोर्ट में चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, केवल आपको बॉन्ड भरना ही क्या है? पर्याप्त है। लेकिन आपने बॉन्ड नहीं भरा तो 170, तो वहां पुलिस अधिकारी आपको पकड़ के और ले जाएगा कहां पर? मजिस्ट्रेट के समक्ष। और जब तक आप बॉन्ड नहीं भरते तब तक मजिस्ट्रेट आपको क्या कर सकता है? कस्टडी में भेज सकता है। क्लियर है? 170 में पुलिस डायरी दी हुई थी, सॉरी 172 में क्या दे रखा है? पुलिस डायरी दी हुई है। कि पुलिस डायरी क्या होती है? देखो, एक होती है पुलिस डायरी, एक होती है केस डायरी, और एक होती है जनरल डायरी, जिसे रोज नामचा कहते हैं कि पुलिस की जनरल डायरी। जनरल डायरी के मतलब पूरे थाने में जो कुछ हो रहा है उसको जो लिखते हैं उसको बोलते हैं क्या? जनरल डायरी। और जो केस डायरी होती है, यानी जो केस में क्या हो रहा है, कि भाई आज इस व्यक्ति को अरेस्ट किया है, इसके विटनेस लिए, ये बातें इंदराज की जाती है, ये होती है पुलिस डायरी या केस डायरी। ठीक है? क्लियर है? पुलिस डायरी और केस डायरी में का यूज, पहला यूज तो कोर्ट करता है कि जांच और विचार में सहायता ले, ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान वो उनकी सहायता ले सकता है। दूसरा, कि जिस व्यक्ति ने लिखा है वो व्यक्ति उसको देख करके अपनी स्मृति ताजा, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसे देख करके उस मामले में अपनी स्मृति ताजा कर सकता है। नहीं? फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है कि भाई अक्यूज को क्या राइट है? तो अक्यूज के विटनेस को केस डायरी को देखने का राइट नहीं। लेकिन अगर विटनेस ने उसे देख करके अपनी मेमोरी रिफ्रेश की है, स्मृति को क्या किया है? ताजा किया है, तो देख सकते हैं और उसके बेस पे उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। यानी 161 एविडेंस में जो राइट है वो किसको अराइज हो जाता है? अक्यूज के राइट हो जाता है। फिर हमने ये देखा कि सच, हाँ जी, भाई जिस बात के आधार पर आप बयान दे रहे हो उसको देखकर हम भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते?
भाई ओरिजिनल डिफेंस कब होगी? भाई आप कोई डॉक्यूमेंट्स को देख करके बयान दे रहे हो और मैं उसको बिना देखे आपसे कैसे क्रॉस कर सकता हूं? मेरा राइट कब सुरक्षित होगा? जब मैं भी देखूं। और फिर उसके बाद में सेक्शन 173 173 में कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है, देखो इन्वेस्टिगेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा, और अगर वो रेप से संबंधित मामलों में है तो 2 महीने में क्या किया जाए? पूरा किया जाए। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद पुलिस चार्जशीट या एफआर पेश करती है। वो कौन से सेक्शन में पेश करती है? 173(2) के अंतर्गत। 173(3) में ये बोल रखा है कि अगर क्या हुआ है कि कोई मजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट पेश हो गई और मजिस्ट्रेट ने उस पर कोई ऑर्डर किया है, उससे पहले पुलिस उसे वापस मंगा करके और आगे इन्वेस्टिगेशन, जिसके लिए फिर मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि भाई एक शकील साहब के खिलाफ कई केस थे जिसमें एफआर कोर्ट में पेश हुई, जिनमें से जो एफआर एक्सेप्ट हो गई थी वो रीओपन नहीं हुई क्योंकि मजिस्ट्रेट का आदेश हो गया था। और 173 के 3 में ये प्रोविजन है कि मजिस्ट्रेट का आदेश होने से पहले पुलिस उसे क्या कर सकती है? वापस मंगवा करके और इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। बेटा जैसे अगर चार्जशीट है तो कोग्निजेंस ले लियो, और एफआईआर है तो एफआईआर को एक्सेप्ट कर लियो। एक्सेप्ट करने से पहले कभी भी वापस ले सकते। हाँ नहीं, फिर वो जो भी करेगा वो कोर्ट करेगा। हाँ, है ना? फिर उसके बाद में 173 के 5 के अंतर्गत जो भी इन्वेस्टिगेशन में हमने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, इकट्ठे किए हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्सों को क्या किया जाएगा? चार्जशीट का पार्ट बनाया जाएगा। जैसे एफआईआर हो गई, नक्शा मौका हो गया, मेडिकल रिपोर्ट हो गई, कोई भी सीजर मेमो हो गया, अरेस्ट मेमो हो गया, ये सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने कलेक्ट किए हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? चार्जशीट का पार्ट हो जाते हैं। कहाँ पर? 173(5) में। फिर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि साहब इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स इतने महत्वपूर्ण हैं जिनको अक्यूज को नहीं दिया जाए, क्योंकि 207 में चार्जशीट जब कोर्ट में पेश होती है तो चार्जशीट और अन्य डॉक्यूमेंट्सों की कॉपी एक्यूज को दिलवाई जाती है। दिस इज मैंडेटरी रूल, इंक्लूडिंग जो विटनेस हैं उनके 161 के स्टेटमेंट, 161 के स्टेटमेंट के साथ। ठीक। लेकिन वो कहता है कि साहब अगर ये चीज दे दी गई है तो अब्यूजन का मामला क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो मजिस्ट्रेट तय करता है कि देनी है कि नहीं देनी, और अगर वो चाहे तो दिलवा सकते। केवल पुलिस तो क्या कर सकती है? रिक्वेस्ट कर सकती है। देना या नहीं देना किसके मूड पे डिपेंड करता है? मजिस्ट्रेट के। फिर जैसे मान लो किसी मामले के अंतर्गत अगर ऑफेंस में चार्जशीट आ गई लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, तो पुलिस क्या किया जा सकता है? तो पुलिस अगर रिक्वेस्ट करती है तो पुलिस के रिक्वेस्ट पे कोर्ट क्या कर सकता है? फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है, लेकिन अनकंप्लीट चार्जशीट पे नहीं। कौन से केस में कहा गया? कि केवल 167(2) में डिफॉल्ट बेल को रोकने के लिए अगर अपूर्ण चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाती है, रितु छाबरिया, ठीक है, रितु छाबरिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का केस है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 167(2) के अंतर्गत डिफॉल्ट बेल एक क्या विधिक अधिकार नहीं है बल्कि एक मूलभूत अधिकार।
और केवल 167(2) के अंतर्गत केवल डिफॉल्ट बेल को रोकने के लिए आप अपूर्ण चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। आगे फिर उसके बाद में 174 के अंतर्गत ये दे रखा है कि अगर किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो गई, अननेचुरल डेथ हुई है, अननेचुरल डेथ हो गई है, तो उस चीज की इंक्वेस्ट की जाती है, यानी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती है। मजिस्ट्रेट समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के लिए मजिस्ट्रेट को अपॉइंट के रखा है। वो डीएम भी हो सकता है, एसडीएम भी हो सकता है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट, वो भी उसकी क्या कर सकता है, मृत्यु समीक्षा कर सकता है। लेकिन कोई भी काम वो करेगा तो कौन, डीएम साहब थोड़ी आएंगे, करेगी तो पुलिस। जैसे मान लो अगर गली में कुत्ता मर गया, बदबू मार रहा है, तो पूर्ण नगर निगम को करते हैं, पुलिस को करते हैं, थानेदार को करते हैं कि साहब यहाँ कुत्ता मरा पड़ा है, बदबू आ रही है, नहीं। तो नगर निगम का काम भी किसको बताते हैं, पुलिस को बताते हैं। किसी ने कुत्ते की लट मार दी, रिपोर्ट दर्ज कराने कहाँ जाते हैं, थाने में, कि साहब आवारा कुत्ते के हम एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य हैं, और इस आदमी ने देखो वीडियो वायरल हुई है, इसमें इसने कुत्ते को एक लकड़ी से मारा है, तो ये एक जघन्य अपराध है। लेकिन आईपीसी में और यहाँ तक कि बीएनएस में भी उसको कोई भी अपराध बनाए नहीं, उसको अपराध बनाए ही नहीं। अगर आप कर रहे हो तो पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत परिवाद करो, तो थानेदार कह सकता है कि भाई ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आप कोर्ट में जाओ और वहां इसका परिवाद करो कि कितना जघन्य अपराध है, ये कोर्ट में करो। केवल अगर वो पालतू है, पालतू कुत्ते को मारा गया है, तो फिर रिष्टि का अपराध, अदरवाइज अपराध। आगे बात समझ में कि अदरवाइज ऑफेंस। फिर अब 173 में जाएगा कौन, पुलिस। तो जो भी पुलिस अधिकारी को इन्फॉर्मेशन मिली है वो मौके पर जो भी एसएचओ है वो जाता है, लेकिन जाने से पहले जो मजिस्ट्रेट ऑथराइज है उसको फोन करता है कि साहब इस प्रकार की घटना होगी। अब वो जो भी मामले की जो भी गंभीरता होती है उसके हिसाब से मजिस्ट्रेट बोल देता है कि ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ, अपन दोनों मिलके कर लेंगे, मेरी प्रेजेंस में कर लेना, या फिर वही कह देता है कि ठीक है आप जाओ, जा करके आप उसकी रिपोर्ट तैयार करके मेरे को भिजवा दें। पुलिस वाले का काम होता है इन्फॉर्मेशन, अब उसको तो जाना पड़ेगा, उसकी तो ड्यूटी है, तो वो वहां जा करके और रिपोर्ट उसको जा करके, अब वहां जाने के बाद में सबसे पहले उसके शरीर की ऊपर ऊपर की एक रिपोर्ट तैयार होती है जिसको बोलते हैं ऑटोप्सी। शरीर के इंटरनल मृत्यु के कारणों के बारे में जो इंटरनल रिपोर्ट तैयार होती है उसको हम बोलते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और मृत्यु के कारण के बारे में जो बाह्य कारण दिखते हैं उसको बोलते हैं हम ऑटोप्सी। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति वहां पे गया और उसने देखा कि भाई इस आदमी को शेर ने खा लिया, बाघेरा मार गया, तो वो उसके शरीर की रिपोर्ट ऊपर की रिपोर्ट तैयार करेगा कि भाई इस प्रकार से पंजे के निशान ये था और सांप ने काट लिया। आगे बात समझ, तो इस प्रकार की जो भी है वो सारी रिपोर्ट तैयार करता है, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद में उस डीएम एसडीएम को भिजवा देता है, और एक आधे व्यक्तियों के बयान ले लेता है कि भाई क्या बात हुई थी। तो इस रिपोर्ट को तैयार करके डीएम को भेज देता है, इसको बोलते हैं एनक्वेस्ट रिपोर्ट। क्या बोलते हैं, एनक्वेस्ट रिपोर्ट। आगे बात सब। उसके बाद में लेकिन अगर उसे ये लगता है कि भाई इसके साथ कोई अपराध किया गया, जैसे उसका गला कटा हुआ है, आगे बात समझ, उसकी बंदूक की गोली लगी हुई है, ऐसा कोई रीजन है, तो फिर वो उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड करते हैं, और एफआईआर रजिस्टर्ड करने के बाद फिर उसके आगे ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। जैसे अभी एडीजे का जो पेपर था, उस पेपर में जो प्रॉब्लम आई, किसकी जजमेंट पे जो प्रॉब्लम आई वो ये था कि भाई एक जगदीश प्रसाद है, उनकी बेटी होती है आर। आर इसलिए होती है कि भूपेंद्र शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस 2002 के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा
कि महिला की पहचान उजागर डिसीजन में भी नहीं की जाएगी। तो जगदीश प्रसाद की बेटी होती है आर, और आर लखनऊ में काम करती। 23 दिसंबर 2023 को वो जोधपुर आती है अपने परिवार के पास में, और वो 3 तारीख तक यानी 4 तारीख तक वो जोधपुर अपने परिवार के साथ रहती है। 4 तारीख को सुबह वो अपने पिताजी के साथ में आते हैं, उसके पिता उसको ट्रेन में बिठा देते हैं लखनऊ के लिए, और वो ट्रेन के लिए दिल्ली के लिए, और वो ट्रेन से चली जाती है। लास्ट बार उसका फोन दिल्ली से उसके पिता के पास में आता है कि भाई मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ, लखनऊ जा रही हूँ। उसके बाद उसका फोन बंद होता है, नहीं मिलता है। तो 5 तारीख को उसके पिता जोधपुर का जो रेलवे थाना था, आरपीए थाना था, वह रिपोर्ट था, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा था, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। जो एफआईआर तो होती है, जो अपराध की रिपोर्ट होती है उसको बोलते हैं हम एफआईआर, है ना, ध्यान रखना। और इसको बोलते हैं हम एमपीआर, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट, समझ गए? इसको क्या बोलते हैं हम? एमपीआर। अब उस एमपीआर को, तो उसकी एमपीआर दर्ज की जगदीश प्रसाद ने पुलिस की सहायता से, उस लड़की की लोकेशन निकलवाई। किसकी? मोबाइल की लोकेशन। मोबाइल की लोकेशन के आधार पर जब हम उस पर पहुंचे तो वहां उस लड़की की दिल्ली हाईवे के बाहर, यानी दिल्ली हाईवे पर उसकी लाश मिली, और लाश में चेहरे को विकृत किया हुआ था, नष्ट किया हुआ था। उसके बाद में जब वो हुआ तो उसके पिता ने जो उसकी अंगूठी थी, जो उसने अंगूठी पहन रखी थी, उसके आधार पर लड़की को आइडेंटिफाई किया, लड़की को लिया, लड़की के और उसके पिता का सैंपल लेकर के डीएनए रिपोर्ट, भाई आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि भाई वही लड़की है, डीएनए सैंपल को एफएसएल को भिजवाया। लड़की को मेडिकल रिपोर्ट के लिए भेजा गया, तो मैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा गया, तो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि भाई लड़की के शरीर की अकड़न गायब है। ठीक है, तो शरीर की अकड़न का जो संबंध है ना, वो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस से, जैसे आदमी मरता है तो 3 घंटे तक तो उसका कुछ नहीं होता। 3 घंटे बाद में क्या होता है कि उसके शरीर की एटीपी बढ़ना बंद हो जाती है ना, रिड्यूज होना शुरू हो जाती है। तो जब जैसे जैसे रिड्यूज होती जाती है, वैसे वैसे हमारे शरीर में क्या होती है? अकड़न आना शुरू हो जाती है। ठीक, और ये आंखों से शुरू होती है, लास्ट में हार्ट तक जाती है, और करीब इसको बनने में 12 घंटे लगते हैं, पूरे शरीर को अकड़ने। और फिर 12 घंटे बाद में फिर अकड़न वापस से क्या होना शुरू हो जाती है? डिस्फ्यूज होना शुरू हो जाती है, वापस से खत्म हो जाती है। यानी कहने का मतलब 24 से 36 घंटे में शरीर की अकड़न खत्म हो जाती है। उसके बाद में फिर बॉडी का सड़ना शुरू हो जाता है। अकड़न खत्म होने के बाद में बॉडी में क्या होना शुरू हो जाता है? सड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करता है? जो एनवायरनमेंट है, परिस्थितियां हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। कि कई बार तो ऐसा होता है कि 3-4 घंटे में भी अकड़न खत्म हो लेती, लेकिन जो एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें ये दे रखा था अकड़न खत्म है, तो कहने का मतलब 3 से 4 दिन हो गए थे उसकी मृत्यु का ऋतु। उसने ये भी नहीं बोला कि कितने दिन हो गए थे, और उसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि मृत्यु का कारण गला घुटने से हुआ। भाई गला घुटने और सर पे आई जो चोट है, उसके कारण उसकी मृत्यु। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, है ना। अब देखो वहां पर क्या हुआ था, फिर वहां पर क्या मिल गई? लाश मिल गई। तो लाश मिल गई तो पता जगदीश प्रसाद ने क्या किया? रिपोर्ट दी और एफआईआर। आ गई बात। फिर एफआईआर रजिस्टर्ड। तो एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद में वो गए, और वहाँ जो जोधपुर रेलवे स्टेशन था उसकी सीसीटीवी फुटेज स्टेट की। सीसीटीवी फुटेज स्टेट देखी तो वहाँ देखा कि एक आदमी था, राम सिंह। वो सुबह 4:45 से ही रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ था? बैठा हुआ था। फिर वो रेलवे जिस में वो लड़की चढ़ी थी, उसी में ट्रेन में राम सिंह भी बैठा था। फिर राम सिंह को बैठा पूछा तो राम सिंह ने अपने अपराध को स्वीकार किया, और
लड़की का कुछ सामान राम सिंह के पास से जब्त किया गया, जिसमें उसकी घड़ी थी, उसकी ये आईलाइनर क्या बोलते हैं वो थी, और लड़की की आईडी थी। ये कई चीजें उससे क्या की गई, जब्त की गई। तो कहने का मतलब, जैसे एमपीआर दर्ज हुई, एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद में ही क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन। उसी प्रकार एनक्वेस्ट रिपोर्ट में भी क्या होता है कि अगर अपराध किया जाना पाते हैं तो ही फिर क्या होती है, एफआईआर रजिस्टर्ड होती है और फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो ये जो रिपोर्ट तैयार होती है ऑटोप्सी की और एनक्वेस्ट रिपोर्ट, ये कहाँ होती है, 174 के अंतर्गत होती है। 175 में इसकी जांच होती है ना, जैसे इसकी। फिर 176 के अंतर्गत कुछ प्रोविजन दिए हैं कि भाई जैसे किसी महिला की ने शादी के बाद में आत्महत्या कर ली है, या महिला के साथ दहेज मृत्यु का कोई कार्य किया गया है, तो ऐसे मामलों में जब एनक्वेस्ट तैयार की जाएगी तो किसका, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का साथ होना मैंडेटरी कर दिया कि ऐसे मामलों में वो ये नहीं कह सकता कि आप जाके रिपोर्ट तैयार करें। लेकिन अगर किसी महिला के साथ में कस्टडी के अंतर्गत रेप होता है, या कोई व्यक्ति कस्टडी से गायब हो जाता है, तो इसकी जो रिपोर्ट तैयार होती है, तो वो तो करेंगे ही कौन, 174 वाला तो करेंगे, साथ में जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी इसकी इंक्वायरी करता है, जांच करता है। तो केवल 2 मामलों में करता है, कौन से में, कस्टोडियन डेथ और कस्टोडियन रेप के मामलों में 2 ही मामलों के अंतर्गत क्या होती है, ये तैयार होती है। किसकी, नहीं बेटा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हाँ बेटा, उसमें हाँ, नहीं होनी चाहिए बेटा, नहीं। हाँ हाँ, फिर उसके बाद में हम कहाँ थे, चलिए ठीक है, यहां तक का ठीक है। अब ये 176 तक रिपोर्ट हो गई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये है कि भाई कौन सा कोर्ट जुडिक्शन है जिसे मामले की ट्रायल करे। तो जांच और विचारण कहाँ हो, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई अपराध बॉम्बे में हुआ है, जयपुर में उसकी ट्रायल हो सकती है क्या, जनरली तो बॉम्बे ही होगी। तो सेक्शन 170, तो देखो जांच और विचारण समझ गए ना, जांच और विचारण क्या होता है कि कोर्ट में कोई मामला आया, इसको तो बोलते हैं हम, और उसके बाद में आरोप लगाया, इसको तो बोलते हैं हम क्या, जांच। और आरोप के बाद जो निर्णय होता है, इस प्रोसीजर को बोलते हैं हम विचारण। तो ध्यान रखना, हर मामले में जांच और विचारण होती है। जैसे परिवाद पेश किया गया, परिवाद में बयान लिए, 202 की जांच की, उसके बाद में आगे ट्रायल होती है, आरोप लगा के ट्रायल होती है। तो आरोप के बाद की तो ट्रायल, और आरोप से पहले की जो प्रोसीजर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जांच। तो ध्यान रखना, हर मामले में जांच और विचारण मैंडेटरी है। आगे तो अब यह है कि भाई जांच और विचारण का स्थान कौन सा होगा, जांच और विचारण का स्थान कौन सा होगा, इसको हम कैसे कंफर्म करें कि भाई जांच और विचारण का स्थान। तो इसके लिए सबसे पहले जनरल रूल दिया हुआ है, सेक्शन 177, कि जहां पर अपराध हुआ है वहां पर क्या की जाएगी, जांच और विचारण की जाएगी। तो सेक्शन 77 एक जनरल रूल दिया। फिर उसके बाद में सेक्शन 78 से लेकर सेक्शन 178 से लेकर 185 और 188 में क्या दिया हुआ है, इस रूल के अपवाद दिए हुए हैं कि जहां अपराध हुआ है उसके अलावा भी क्या हो सकती है, जांच और विचार। तो सेक्शन 78 में इन्होंने 4 पोजीशन दी है। सेक्शन 178 में इन्होंने 4 पोजीशन दी है कि 4 पोजीशन में, पहला कि जहां कंफर्म नहीं है कि अपराध काम,
जैसे जयपुर में एक जगह है गुज्जर की थड़ी, गुज्जर की थड़ी पर 3 थानों का जुडिक्शन, नहीं, श्यामनगर का भी है, महेश नगर का भी है और मानसरोवर। एक कदम पे तो आप मानसरोवर में चले जाओ और एक कदम पर आप महेश नगर में आ जाओ और एक कदम पर आप श्यामनगर चले जाओ। तो ऐसी सिचुएशन में कहा जाए तो जहां पर अनिश्चित है, कि जहां अनिश्चित है वहां पर किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। दूसरा, जहां पार्टली एक जगह होता है और पार्टली दूसरी जगह होता है। भाई जैसे मान लो कि हम दोनों ने मीटिंग्स ऑफ माइंड तो यहां किया और अपराध हम कहीं दूसरी जगह जाकर के, तो यहां पर हमने हमारा क्या किया है, आपराधिक षड्यंत्र किया और वहां पर हमने अपराध किया। तो एक जगह अपराध हुआ, आपराधिक षड्यंत्र हुआ, और दूसरी जगह अपराध किया। तो मीटिंग्स ऑफ माइंड और ऑफेंस दोनों, यानी पार्टली एक जगह और पार्टली दूसरी जगह। दूसरा, अपराध चालू रहने वाला है, जैसे किडनैपिंग का, अबडक्शन का ऑफेंस है, वो चालू रहने वाला अपराध। तो जहां जहां आप जाओगे वहां पर जुडिक्शन अपने आप ही बनता जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में जहां कई जगह से किए गए कामों से मिलकर के कोई अपराध बनता है, वो नहीं कि भाई जैसे मान लीजिए भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी, कहीं आप पैसे कलेक्ट कर रहे हो, कहीं पर आपने लोगों को इकट्ठा किया, कहीं भाषणबाजी की, यहाँ तो जहां जहां पर, तो सब जगह से मिलकर के अगर ऑफेंस हो रहा है तो उन जगहों के ऊपर आपने क्या कर सकते हैं, ट्रायल हो सकती है। तो सेक्शन 178 में कितने पॉइंट दिए हुए हैं, 4 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट अनसर्टन, जहां पर निश्चितता नहीं। दूसरा, पार्टली एक जगह पर और पार्टली दूसरी जगह पर। तीसरा, कंटिन्यूइंग ऑफेंस। और चौथा, कई जगह से, सेवरल प्लेसेस से मिलकर के एक ऑफेंस हो रहा है तो उन जगह पर। तो ये सेक्शन 178 में कितने पॉइंट आ गए, 4 पॉइंट आ गए, है ना। तो 4 पॉइंट को ही ध्यान में रखना, पूरा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता वहां पर लिखने के लिए कि आप बेरट उतारी आओगे, है ना। जो ये कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड जरूर ध्यान रखना अपना, है ना। फिर 179 में ये कह रहा है कि जहां कोई कार्य किया गया और जहां उसका रिजल्ट निकला वहां पर किसी भी जगह किया जा सकता। जैसे मान लो सीकर में किसी व्यक्ति को चोटकारित की गई और उसे एसएमएस जयपुर में भेज दिया गया और एसएमएस में वो व्यक्ति मर गया। आगे बात समझ। जैसे अभी एक वकील साहब थे जो कोई डीजे की बंद करवाने गए थे, तो पुष्कर में उनको चोट मारी गई और अजमेर में उनका इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो जुडिक्शन कहाँ बन रहा है, पुष्कर में भी बन रहा है और अजमेर में। तो दोनों में, दोनों जगह पर जुडिक्शन, ठीक। तो 179। फिर सेक्शन 180 के अंतर्गत कि एक अपराध अन्य अपराध के साथ संबंधित होने के कारण क्या है, लेकिन इसमें इन्होंने कहा कि भाई एक जगह जरूरी नहीं है कि वो अपराध हो, एक जगह वो अपराध नहीं भी हो और एक जगह से जुड़ा हुआ है तो दोनों में किसी भी जगह ट्रायल हो सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई एक व्यक्ति एक्स है और इसका एक 6 साल का बच्चा है। कितने, 6 साल का बच्चा है। ये एक्स जयपुर में है और ये 6 साल का बच्चा कहाँ जा रहा है, इंदौर जा रहा है। और इसे ये कहता है कि भाई वाई के भोजन में आप जहर मिला देना। तो एक्स ने वाई के भोजन में क्या किया, जहर मिला दिया, है ना। और ये इंदौर में वाई मर गया। तो इस 6 साल के बच्चे ने क्या अपराध किया, है कोई आपराधिक दायित्व, लेकिन अब इसकी ट्रायल कहां होगी, तो ये इंदौर तो गया ही नहीं।
और इंदौर में जिसने किया वो अपराध ही नहीं है। इसलिए सेक्शन 180 बना है कि कोई बात किसी अन्य अपराध से के कारण जुड़े होने के कारण अपराध है, चाहे क्रेता उस कार्य को करने में क्या नहीं है, सक्षम नहीं है, तो दोनों में किसी भी स्थान पर क्या किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। फिर सेक्शन 181 में इन्होंने कहा ठग, फिर ठग सहित हत्या। नई बीएनएस में ठग को गायब कर दिया। नई जो बीएनएसएस है, हाँ, ठग की परिभाषा है, ठग के अपराध को खत्म कर दिया नहीं, क्यों, क्योंकि अब उसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे, नौकरी करोगे तो भी पड़ेगी नहीं। तो 180 के अंतर्गत इन्होंने कहा ठग, ठग सहित हत्या। फिर डकैती, डकैती सहित हत्या, डकैतों की टोली में होने का या अभिरक्षा से निकल भागने के अपराध की जांच और विचारण कहाँ किया जाएगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत अपराध किया गया है और अभियुक्त व्यक्ति मिले, दोनों जगह पर। कहां पर? अब आपको क्या करता है एग्जामिनर, कंफ्यूज करने के लिए ये कहता है कि डकैती के अपराध की जांच और विचारण का स्थान क्या होगा। डकैती के अपराध की जांच और विचारण का स्थान क्या होगा। अब 2 लाइन का वर्ड, दो शब्दों का उत्तर है, लेकिन ये 5 नंबर का आएगा। आपके यहाँ पर तो हर की कीमत है और छोटे क्वेश्चनों की कीमत ज्यादा है, क्योंकि आप ये मान के चलो कि जो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा वो 5 आएंगे, 20-20 नंबर के आएंगे, जिसमें से 2 तो चार्ज मान लो कि 2 चार्ज, तो एक चार्ज हो सकता है, एक एप्लीकेशन भी लिखवा ले या 2 चार्ज आपसे पूछ ले, बच्चे आपके 4 क्वेश्चन, एक सीआरपीसी से आ गया, एक आईपीसी से आ गया, एक एविडेंस से आ गया, और एक हो सकता है किसी भी माइनर से पूछ ले, या मान लो सपोज करो एक क्वेश्चन के 2 पार्ट बना करके 2 माइनर से बड़ा ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन आप ये मानो कि कितना भी कर लो आप, चार्ज फ्रेमिंग में हो सकता है कि आप आराम से 16-17 नंबर लेकर के आ सकते हैं। चार्ज फ्रेम प्रैक्टिकल पोर्शन, तो चार्ज फ्रेमिंग के अंतर्गत आप आराम से एक क्वेश्चन के अंतर्गत 15-16 नंबर ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने सारे कंटेंट्स लिखे हैं तो नंबर कहां से काटेगा। बाकी ये मान के चलो कि जो 4 क्वेश्चन है 20 नंबर वाले, उनमें वो 12-13 से ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि उसके खुद को ही नहीं आता इतना, वो खुद को इसके लायक नहीं समझते, तो अपनी क्षमता से ज्यादा कोई नंबर देगा ही क्या। तो 20 नंबर वाले में तो आप 12-13 से ज्यादा की उम्मीद मत करो, ज्यादा से ज्यादा वो 14 नंबर देते नहीं। बहुत ही अच्छा लिखोगे तो नंबर कहां से जोड़ने हैं हमें, छोटे क्वेश्चन। अब छोटे क्वेश्चन में, अब प्राइमा बेसिक आप सोच करके देखो, अगर आपने ये नहीं पढ़ा होता तो इसका उत्तर क्या देते, 177 के अकॉर्डिंग देते, जहां डकैती का अपराध करे, और रेफरेंस में भी क्या देते, 177 देते। देते कि नहीं देते। ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, कि डकैती के अपराध की जांच और विचारण का स्थान कौन सा। नेट में भी कई बार पूछा जाएगा। आगे बात, तो इसके लिए दोनों जगह जहां अपराध किया गया है और जहां अक्यूज गिरफ्तार हुआ है, दोनों में किसी भी जगह हो सकता है। फिर उसके बाद में व्यापरण और अपहरण के अपराध की जांच और विचारण कहाँ की जा सकती है, जहां व्यापरण और अपहरण किया गया है, जहां उस व्यक्ति को ले जाया गया है, जहां छिपाया गया है या निरुद्ध किया गया है। छिपाने और निरुद्ध करने में क्या अंतर है। छिपाने और निरुद्ध करने में डिटेन,
तो ध्यान रखना, अपहरण का जो अपराध होता है उसमें तो डिटेन होता है, और व्यपहरण के अपराध के साथ छिपाना हो सकता है कि भाई बच्ची की कंसेंट भी हो सकती है ना, तो निरुद्ध तो उसको किया ही नहीं, वो अपनी इच्छा से गई है। आगे बात समझ, तो वहां पर हो जाता है कि छिपाया है, और बाकी जगह क्या हो गया, निरुद्ध किया गया है। वहां तीनों में किसी भी स्थान पर क्या किया जा सकता है, जांच और विचारण की जा सकती है। फिर चोरी, उद्यापन और लूट के अपराध। चोरी, एक्सटोर्शन और लूट तीनों एक ही नेचर के हैं। तो जहां अपराध किया गया है, चुराई हुई संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में है, या किसी व्यक्ति ने जानते हुए कि वो चुराई हुई संपत्ति है प्राप्त करता है, नहीं, तो किसी भी स्थान पर इसकी जांच और विचारण किया जा सकता है। फिर आपराधिक दुर्विनियोग और न्यास भंग में, जहां पर अपराध किया गया या जहां संपत्ति प्राप्त की गई है, जहां पर लेखा दिया गया है, वहां पर किसी भी दौरान किया जा सकता है। और अगर चुराई हुई संपत्ति की कब्जे की जांच और विचारण कहाँ है, जहां पर वो संपत्ति किसी के कब्जे में रखी है या किसी ने रिसीव की है, उनमें से किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। तो यहां कितने हो गए 181 में 5 पॉइंट, कितने 5। 5 में देखो पहले अपराध स्पेसिफाइड किए हुए हैं कि कौन कौन से अपराध हैं, ठग, हत्या से ठग, डकैती, हत्या से डकैती, और डकैतों की टोली, डाकुओं की टोली में होने का कोई भी व्यक्ति है। तो कहां की जाएगी, जहां अपराध किया गया है और जहां पर पाया गया है ना, पहला चीज, ठीक। दूसरा भी अपराध को डिस्क्राइब किया गया कि व्यपहरण और अपहरण के अपराध की, तो वो कहा जहां से व्यपहरण और अपहरण किया गया, जहां ले जाया गया है और जहां पर छिपाया या निरुद्ध किया गया है, उस स्थान पर उसको क्या किया जाएगा, वो किया जाए। क्लियर है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है, कौन सा, तीसरा पॉइंट। तीसरे में 3 चीजें, चोरी, उद्यापन और लूट, है ना, के अपराध के अंतर्गत जहां अपराध किया गया है, जहां प्रॉपर्टी क्या किया गया है, कब्जा किया है, जहां किसी के कब्जे में मिलती है या किसी व्यक्ति ने ये जानते हुए कि वो चुराई हुई संपत्ति है रिसीव की है। दोनों का अंतर समझना। जैसे मान लो कि मेरे को अनवर ये कहता है कि सर मैं एक बढ़िया सा पेन लेकर के आया हूं, सोने का, चोरी का, खरीद रहे हो क्या आप? मैंने कहा ठीक है। अब मान लीजिए मैंने रिसीव कहां से किया है, यहां से, और मिला कहां से, घर से। तो ये तो रिसीविंग प्लेस हो गया, यहां से भी हो सकता है, और जहां पर उसका कब्जा मिला है उसमें किसी भी, दोनों में किसी भी स्थान पर, यही चुराई संपत्ति के संबंध में कि जहां पोजीशन है और जहां रिसीव किया है, वहां दोनों में से किसी भी जगह पर किया जा सकता है। और बच्चे कौन से, दुर्विनियोग और न्यास भंग, उसके अपराध की कहां होगी भाई, दुर्विनियोग और न्यास भंग के अपराध की जांच और विचारण कहां पर की जाएगी, जहां पर अपराध किया गया है, जहां पर संपत्ति परिदत्त की गई है, ली गई है, या जहां उसका क्या करना था, लेखा देना था, वहां पर किसी में तीनों जगह पर कहीं पर भी किया जा सकता है। तो कितने पॉइंट हो गए 81 में, 5 पॉइंट। फिर 82 में, 82 को 3 पार्टों में बांटा है। 82 को 3 पार्टों में बांटा है। वो पहला बांटा है कि पत्रों के द्वारा कोई अपराध किया जाता है, उसकी जांच और विचारण, जहां पत्र डाला गया और जहां पत्र रिसीव किया गया वहां पर। अगर चीटिंग का अपराध है तो चीटिंग के अपराध की जांच और विचारण, जहां प्रोवोक किया गया किसी व्यक्ति को, क्या किया गया, चोरी, किसी व्यक्ति को डिसीव किया गया यानी दुष्प्रेरित, वो उत्प्रेरित किया गया, और जहां संपत्ति क्या की गई, रिसीव की गई है, वहां दोनों में से किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। और तीसरा 494 और 495 के अपराध के लिए कहां पर किया जाएगा कंप्लेंट, जहां पर भाई जहां मैरिज हुई है, जहां वो अंतिम बार रहे हैं, जहां पत्नी, अगर पीड़िता पत्नी है तो जहां पत्नी रह रही है, तो तीनों में किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। तो सेक्शन 182 में कितने पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट आ गए। सेक्शन 182 में कितने, ये भाई बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है इसके अंदर,
भाई 170 सेक्शन दे करके आपको इसके एक्सेप्शन पूछ लेता है ना। तो ये सारे कीवर्ड, क्योंकि प्रॉपरली तो आप सारा बेयर एक्ट तो नहीं उतार पाओगे, लेकिन अब जैसे 4 पॉइंट आपके दिमाग में आ गए, 5 पॉइंट, तो उतना उतना आप क्या कर देना, उसमें लिख देना। आगे बात समझ में, यानी एक कीवर्ड तो आपके कंप्लीटली उसमें क्या हो जाने चाहिए, आ जाने चाहिए। फिर 183 में यात्रा और जल यात्रा के, नहीं, अब क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन जो अजमेर से सियालदा जाती है, जिसमें एक्स जयपुर में चढ़ता है और प्रयागराज पहुंचने पर पता चलता है कि उसका बैग चोरी हो गया। बैग क्या हो गया, चोरी हो गया। अंकित, इससे कनेक्ट कर ले यार, हटा दो उसको, है? कि अजमेर से एक ट्रेन सियालदा जाती है जिसमें एक्स जयपुर में चढ़ा और प्रयागराज में पहुंचा, तो उसे पता चला कि उसका क्या हो गया, बैग चोरी हो गया। कहाँ जाएगी, है? तो ध्यान रखना, अजमेर से सियालदा नहीं, जहां वो व्यक्ति और वो चीज जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है, जिस जिस स्थान पर गई है, वहां पर किसी भी स्थान पर क्या किया जा सकता है, जांच और विचारण का स्थान, है ना, की जा सकती। सेक्शन 183। फिर हाँ, फिर अगर सामान जैसे भरतपुर से दिया, फिर भरतपुर से, है ना। हाँ, अब देखो 184, तो इन्होंने कहा कि जहां ज्वाइंट चार्ज लगता है, अभी आगे हम चार्ज पढ़ेंगे, जिसमें ज्वाइंट चार्ज कहाँ लगता है, 219, 220, 223, इनके अंतर्गत जहां जहां एक ही समयवार के अपराध हैं, तो जहां वो अपराध हुआ है किसी भी स्थान पर, उनमें किसी भी स्थान पर जांच और विचारण किया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 184 और वन सेक्शन 185, ये स्टेट गवर्नमेंट का पावर दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट का पावर दिया हुआ है कि किसी कोर्ट को जुडिक्शन हो या ना हो, वो किसी मामले को क्या कर सकते हैं, किसी जिले के कोर्ट से उसका डिसीजन करवा सकते हैं, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक घटना में क्या हुआ था कि जज साहब की हत्या वकील साहब की, वकील साहब की हत्या जज साहब ने कर दी। अब यहाँ पर उनके ट्रायल करना सुरक्षित नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये लगा कि भाई वकीलों के बीच में जज साहब को अगर ट्रायल करवाएंगे तो कुछ भी या फिर ये घटना हो सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने उस मामले को राजस्थान से ट्रांसफर करके कहाँ करवाया, जयपुर। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा, एक बिल्किस बानो का केस अभी आया है, जिसमें गुजरात सरकार के द्वारा जो गोधरा कांड में कुछ व्यक्ति थे, उनको क्या कर दिया था,
छोड़ दिया था, क्षमादान कर वो सॉरी लघुकरण करके उनके अपराध, उसको चैलेंज किया गया था। तो घटना क्या हुई, गोधरा में। और गोधरा में गुजरात सरकार डाउट में थी, क्योंकि वहां के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी उसमें डाउट में थे। उनके खिलाफ ही इस बात को लेकर के क्या हुई थी, इंक्वायरी हुई थी। तो जहां पर कोई घटना हुई है, वहां के स्टेट गवर्नमेंट है, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट पार्टी कैसे हो सकती है केस लड़ने में। इसलिए मामला ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया था, महाराष्ट्र में। और उसकी ट्रायल कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र के अंदर। बिल्किस बानो के केस में भी यही अभी जो डिसीजन हुआ 2024 में, वो एक तो क्वेश्चन ये हुआ कि क्या किसी व्यक्ति को सरकार ने क्षमादान किया है, तो क्या उसके अगेंस्ट आर्टिकल 32 में रिट एप्लीकेशन मेंटेनेबल है, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि क्या कोई भी व्यक्ति इस क्षमादान यानी सॉरी लघुकरण के विरुद्ध में जनहित याचिका लगा सकता है। और तीसरी बात, क्या गुजरात सरकार लघुकरण के लिए प्राधिकृत थी क्या। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली चीज तो ये की कि जो पीड़िता थी उसकी 32 के अंतर्गत जो रिट एप्लीकेशन थी कि भाई उसने ये कहा कि भाई मेरे साथ मेरे परिवार के साथ में जिन लोगों ने रेप किया, मर्डर किया, तो वो जो पीड़िता थी उस पीड़िता की आर्टिकल 32 में रिट एक्सेप्ट कर ली। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या जनहित याचिका लग सकती है, तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला, चुप रहा। नहीं तो कहा कि हर मामले में लोग पहुंच जाएंगे, तो इस पर कोई डिसीजन नहीं। और तीसरा मामला कि जब डिसीजन कहाँ का है, महाराष्ट्र के कोर्ट का है, तो क्षमादान भी कौन करेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, महाराष्ट्र की सरकार। गुजरात सरकार प्राधिकृत नहीं। आगे बात समझ में। तो जैसे मैं गोधरा का कहा हुआ, तो वो सरकार प्राधिकृत करती है। आगे बात समझ में। तो उसको लिए क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 88 सेक्शन 186 में ये कि क्या डाउट है कि कौन सा जुडिक्शन है, तो हाईकोर्ट तय करेगा। अगर दोनों एक ही हाईकोर्ट के जुडिक्शन में आते हैं तो एक हाईकोर्ट, और अगर अलग अलग हाईकोर्टों के अंतर्गत आते हैं तो जिसमें पहले मामला पेश किया गया वो हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन से मामले में मामला चलेगा। आगे बात। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका 188 188 के अंतर्गत दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करता, कहाँ अपराध करता है, भारत के बाहर अपराध करता है, और वो नागरिक कहाँ का है, भारत का नागरिक, तो भारत में उसकी लाइबिलिटी है कि नहीं है आईपीसी के अकॉर्डिंग, तो उसकी ट्रायल कहाँ होगी, जहां वो भारत में पकड़ा जाएगा उसी स्थान पर उसकी क्या करी जा सकती है, ट्रायल की जा सकती है। क्योंकि अपराध तो कहाँ हुआ है, ये भी 177 का एक्सेप्शन है कि नहीं है भाई, अपराध तो कहाँ हुआ है, विदेश में हुआ है, वो ट्रायल कहाँ कर रहे हैं, जहां वो पकड़ा गया। तो सेक्शन 188, तो सेक्शन 177 से 188 तक किसका, इसका एक्सेप्शन दिया हो। आगे बात। फिर उसके बाद में ये हो गया जांच और विचारण का स्थान। फिर आता है कंप्लेंट, परिवाद। जो परिवाद पेश होता है वो कहाँ होगा, परिवाद क्या होता है, कंप्लेंट क्या होती है, कंप्लेंट क्या होती है। जैसे सपोज करो कि कुछ केस जब आप फर्स्ट शेड्यूल देखते हैं, फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है कि नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, असंख्य अपराध। जैसे सपोज करो मैंने आपके सामने अनवर की मानहानि कर दी, कौन सी धारा का अपराध हुआ, सेक्शन 500 500 धारा 500 आईपीसी का अपराध।
अब अनवर ने फर्स्ट शेड्यूल देखी, थाने पे गया, एफआईआर तो रजिस्टर्ड नहीं होगी। थाने वालों ने कहा कि भाई आप इसके लिए क्या करो, कंप्लेंट करो। कंप्लेंट को कहाँ डिफाइन किया गया है? 2D में। 2D में क्या दे रखा है कि भाई कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से, कि भाई एक्शन लिए जाने की दृष्टि से मौखिक और लिखित रूप से कथन करते हैं। तो यानी कंप्लेंट ओरल भी हो सकती है और रिटर्न में भी हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली रिटर्न में होती है, मौखिक और लिखित रूप में हो सकती है। फिर उसके बाद में मौखिक या लिखित रूप में हो सकती है कि भाई किसी व्यक्ति ने अपराध किया, चाहे वो ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो। कहने का मतलब क्या है कि पहला तो आप कंप्लेंट किसको करोगे? मजिस्ट्रेट के समक्ष करोगे। क्यों करोगे? कार्रवाई की जाने की दृष्टि से। कैसे करोगे? लिखित में भी हो सकती है और मौखिक में भी हो सकती है। किस बात के बारे में करोगे कि भाई किसी व्यक्ति ने क्या किया है? अपराध किया है। किसने किया है? वो कहा जी वो ज्ञात भी हो सकता है, अज्ञात भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं। पुलिस रिपोर्ट कब शामिल होती है? तो उसके लिए इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी ये कहता है कि भाई मेरे साथ सर ने मेरे को रोका, मेरे साथ मारपीट की और मेरे साथ गाली गलौज किया। ये 3 अपराध कारित किए। ठीक। अब 3 अपराध में 2 तो हैं नॉन कॉग्निजेबल, 323 और 504, और 341 ठीक। अब इस पे एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और उनके बयान लिए। आप 5 लोगों से पूछा तो इन्होंने कहा कि देखो सर ने न तो रोका न पीटा, केवल सर ने गाली गलौज की थी, तो 504 का अपराध। ध्यान रखना, साधारण गाली गलौज 504 का अपराध क्रिएट नहीं करती। आप भरतपुर में जाओ, वहां तो नॉर्मल बात, घर में भी चलता रहता। तो उनमें किसी व्यक्ति को प्रकोपित करने के इंटेंशन से थोड़ी किया है गाली गलौज। तो ध्यान रखना, गाली गलौज केवल क्या नहीं करता। जैसे एक भुवनेश शर्मा लड़का रखा था, जब मैं तैयारी कर रहा था तो पड़ोस के एक कमरे में भरतपुर का था, तो मानसरोवर में वो सब्जी मंडी लगती थी, तो सब्जी मंडी में वो सब्जी खरीद रहा था। अब उस सब्जी वाले से वो बोल रहा था कि ये भिंडी कैसे दी। अब वो जो भी बोल रहा उसके साथ एक गाली भी गिफ्ट में दे रहा था। और वो सब्जी वाला कह रहा था कि भाई साहब आप मेरे को गाली नहीं निकालोगे। तो फिर वो अगली बात कह, फिर कही गाली कब निकाली, फिर अगली बात कहे और कहे कि मैंने कब गाली निकाली। अब एक बात बताओ कि वो जो गाली निकाल रहा था उसमें कहीं उसका इंटेंशन था क्या उसको प्रकोपित करने का? तो ध्यान रखना, 504 का अपराध तभी होता है जब आपने गाली गलौज किसी व्यक्ति को प्रकोपित करने के इंटेंशन। अगर नॉर्मली व्यवहार में गाली गलौज चल रहा है तो चल रहा है, फिर वो नहीं आता है ना। अब इन्होंने कहा कि देखो सर ने केवल गाली गलौज की थी और कोई बात। तो अब गाली गलौज समझ गए कि नॉर्मली गाली गलौज है तो 504 में कवर नहीं होता। लेकिन अगर मेरा इसको प्रकोपित करने का इंटेंशन, भाई मैंने और कुछ कहना है कि कुछ कर सकता है, दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है, तो 504 का अपराध होता है। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया कि केवल अपराध 504 का हुआ। 504 नॉन कॉग्निजेबल। तो ऐसी कंडीशन में वो चार्जशीट तो कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में रिपोर्ट पेश करती है कोर्ट। उस रिपोर्ट में फाइंडिंग देगी भाई ये अपराध तो बनता नहीं, लेकिन 504 का अपराध बनता है। तो जहां रिपोर्ट किसकी आ रही है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की आ रही है, वहां पर उस रिपोर्ट को क्या माना जाएगा, कंप्लेंट माना जाएगा, पुलिस अधिकारी को नहीं। कई बार ये आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या पुलिस रिपोर्ट
कंप्लेंट हो सकती है क्या? अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या पुलिस रिपोर्ट परिवाद हो सकती है, यदि हाँ तो वह परिस्थिति बताइए। क्या उत्तर दो? अब यहां नहीं लिखोगे, अगर ऐसा हाँ पूछा रहा, अब आप यहां लिखोगे कि पुलिस रिपोर्ट परिवाद में शामिल नहीं होती। ये तो हो गया जनरल उत्तर कि पुलिस रिपोर्ट परिवाद में शामिल नहीं होती। ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर। अब वो परिस्थिति सरकमस्टेंस हमें बतानी है जो अब यहां पर, लेकिन अब फिर प्रोविजो में दे दो, परंतु यदि संज्ञेय अपराध की जांच चोरी अनुसंधान के पश्चात पुलिस अधिकारी असंज्ञेय अपराध का किया जाना क्या करता है, पाता है, ऐसा अपराध का किया जाना साबित पाता है, तो ऐसी रिपोर्ट परिवाद तथा पुलिस अधिकारी को परिवादी माना। आगे बात। अब उसके बाद में हम परिवाद कंप्लीट हो गया। अब परिवाद में क्या होता है, जैसे मैंने आपने कहा कि भाई मैंने अनवर की माना नहीं की, तो अनवर क्या करेगा भाई, एफआईआर तो दर्ज नहीं कराएगा, तो अनवर एक कंप्लेंट तैयार करके कोर्ट में पेश करेगा। ठीक, अब कंप्लेंट में अनवर क्या लेके गया, कंप्लेंट में अनवर क्या लेके गया भाई, सारा एक कागज पे कंप्लेंट ही तो लेकर के गया कि भाई सबसे पहले कोर्ट का नाम लिख ले गया कि सर ने मेरे को क्या क्या कहा, किस किस के सामने कहा, जिससे इसकी ख्याति को क्या हानि हुई, इसकी डिटेल लिख करके मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की रिक्वेस्ट कोर्ट में की। अब ऐसे तो कोई भी आदमी एक कागज लिख करके ले जाओ और कोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई कर देगा क्या? कर देगा क्या? जैसे मान लो कि मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक रिपोर्ट लिख करके ले जाऊं कागज में और कोर्ट से कहूँ कि साहब कार्रवाई करो, तो कोर्ट ऑनरेबल हुआ। अब वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर क्या करें, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर क्या करें, केवल जवाब देते रहे और बाकी काम बंद। तो पहले 200 के अंतर्गत जो व्यक्ति गया है, कौन, कंप्लेंट लेकर की कंप्लेनेंट की, और कंप्लेनेंट के बाद में अन्य कोई उसके साथ में विटनेस गए हैं, उनकी एग्जामिनेशन करता। भाई सबसे पहले हम किसी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, तो एक्शन ले रहे हैं तो कम से कम अपने आप को तो संतुष्ट करूं कि अपराध बनता है कि नहीं बनता। भाई आप जो कागज में लिख करके लाए हो वो सही है कि नहीं है। आपसे मैंने एग्जामिनेशन किया, 2 व्यक्तियों से और एग्जामिनेशन किया, फिर मेरे को लगा कि भाई संतुष्ट हो गया कि भाई हुआ है,
तो ऐसी कंडीशन में मैंने 200 में जांच की और जांच करने के बाद मेरे को लगता है कि अपराध बनता है, तो मैंने उसे दर्ज रजिस्टर कर लिया। यानी दर्ज रजिस्टर का मतलब होता है कि मैंने उसे कोग्निजेंस ले ली, फाइल कर ली। फाइल करने के बाद में मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं या तो 204 में उसको, किसको, सामने वाले अक्यूज को सम्मन या वारंट इशू करूं। अगर सम्मन मामला है तो सम्मन करूंगा, और वारंट मामला है तो सम्मन या वारंट दोनों में कुछ भी इशू किया जा सकता है 204 के अंतर्गत। लेकिन सम्मन मामले में केवल सम्मन। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई मैं अभी लगता है कि नहीं यार अभी तो और जांच की जाए, तो 204 में जो मैं आदेशिका जारी कर रहा हूं उसको मैं पोस्टपोन कर देता हूं और मैं 202 में उसकी जांच के आदेश देता हूं। अब 202 में मैं उसकी और जांच करता हूं कि भाई और भी कोई विटनेस है, कोई बात है, तो आप पहले पेश करो। ये या तो कोर्ट खुद जांच कर लेता है 202 में, या फिर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देता है कि भाई आप एक काम करो, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करो। देखो 156(3) में भी भेज रहा था कि नहीं भेज रहा था, और इसमें भी भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है। तो इसमें अगर भेज रहा है तो 156(3) में जो भेजता है उसमें एफआईआर रजिस्टर्ड करने के बाद में इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर, और सेक्शन 202 में जो भेजा जाता है उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर होता है, एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती। 156(3) में अगर पुलिस अधिकारी ने एफआईआर रजिस्टर्ड करके इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और अपराध संज्ञेय है तो पुलिस अधिकारी वारंट के बिना अरेस्ट कर सकता है। लेकिन 202 में सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर अरेस्ट करना है तो पुलिस को मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना अरेस्ट नहीं करेगा 202 की जांच में, चाहे मामला कितना ही गंभीर पाया जाए। पहले कोर्ट से वारंट लेगा, उसके बाद ही क्या कर सकता है, अरेस्ट करता है। जांच कर दी, रिपोर्ट। अब रिपोर्ट और जांच जब कोर्ट में आ गई इन्वेस्टिगेशन की और कोर्ट को लगता है कि मामला नहीं बनता, तो वो 203 में क्या कर देगा, खारिज कर देगा। और अदरवाइज 204 के अंतर्गत क्या करेगा, नोटिस। ठीक है, अभी एडीजे के पेपर में यही वर्ड आया था कि संज्ञान लिया गया, इस शब्द को समझाइए। तो अभी 2024 का एक रफीक मोहम्मद का केस आया जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संज्ञान का मतलब है कि 173(2) में पुलिस रिपोर्ट को जांच करने के बाद में, या परिवाद के अंतर्गत सेक्शन 200 में परिवाद पे जांच करने के बाद में अगर उनमें मौजूद साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ये निर्णय लेता है कि मामला चलने लायक है, तो 204 में जो आदेशिका जारी करता है उसको कोग्निजेंस कहते हैं। आ गई बात। तो ये मामला क्या हो गया, पहले रफीक मोहम्मद के केस से पहले तो ये थी कि 204 से पहले कोग्निजेंस होता था, अब जो 204 का डिसीजन होता है उसको कोग्निजेंस माना। और ये भी हाँ, नहीं, कोग्निजेंस तो 190 में ही होता है, लेकिन वो 204 का जो डिसीजन लिया है आदेशिका जारी करने को, उससे पहले का जो मामला है उसको कोग्निजेंस लेना का है ना। तो ये अभी एडीजी रफीक मोहम्मद, तो ठीक है, तो 204 में उसके खिलाफ क्या करेगा, आदेशिका जारी करेगा। ठीक, फिर उसके बाद में 205 में जो है वो परमानेंट हाजिरी माफी का प्रोविजन किया गया है कि भाई कोई व्यक्ति कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकता तो उसके लिए क्या किया जाता है, परमानेंट हाजिरी माफी, कि भाई उसका अगर वकील है तो वकील प्रेजेंट होता रहेगा, जब कोर्ट चाहेगा तब बुला लेगा। तो किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है, पर्सनल प्रेजेंस से क्या की जा सकती है, छूट दी जा सकती है। वो कहां पर दे रखा है, 205। तारीख पे जो छूट दी जाती है वो कौन से सेक्शन में दी जाती है,
तो कल डिस्कस करेंगे, है ना। आज इतना टाइम है, कल फिर हम डिस्कस करेंगे। दो 205 परमानेंट हाजिरी माफी होती है।